हेलो बच्चों। तो यूपी बोर्ड की जो परीक्षा का प्रश्न पत्र जो हम हल कर रहे थे उसको आगे हल करना शुरू करते हैं बच्चों। ये वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है तो हम आपको हिंट देंगे सिर्फ, आप बाकी तो बुक से देख ही सकते हैं। तो जैसे चौथा जो क्वेश्चन है, चौथे क्वेश्चन में कै खंड है, ये कह रहा है फोर्थ में जो ए पार्ट उसमें कह रहा है आँख के सामान्य समंजन के लिए अपवर्ती खगोलीय दूरदर्शी द्वारा दूर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब बनाने के लिए किरण आरेख बनाइए और इस दशा में दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र लिखिए। तो देखो ये सामान्य जो संयोजन होता है इसका मतलब होता है नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि जैसे ये दूरदर्शी है, ये दूरदर्शी का ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया, ऑब्जेक्टिव लेंस, अभिदर्शक लेंस। और क्या होता है दूरदर्शी में कि दूर स्थित वस्तु होती है कि भाई अनंत पे स्थित वस्तु है, अनंत की वस्तु से प्रकाश की किरणें कैसे आती हैं, समांतर आएंगे ऐसे। तो समांतर आएंगे तो समांतर आने का मतलब फिर ये ऐसे मुड़ेंगी कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा इसके। ये तो जानते ही कंसेप्ट होता है सिंपल, अनंत से आने वाले प्रकाश किरणों को लेंस कहाँ पे इकट्ठा कर देता है, फोकस पे। तो इसके फोकस पे प्रतिबिंब बन जाएगा ये। और दूसरा जो लेंस होता है इसका हम जानते हैं, दूसरा लेंस कौन सा होता है इसमें, आई लेंस होता है, आई लेंस, नेत्रिका। नेत्रिका इसके प्रकाशिक केंद्र को ई से लिख देते हैं। तो इसकी फोकस जो ये वाला ऑब्जेक्टिव लेंस होता है इसकी फोकस दूरी ज़्यादा होती है। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी इसकी फोकस दूरी है FO, और इसकी फोकल लेंथ कम होती है। तो नॉर्मली जो नॉर्मल एडजस्टमेंट है उसमें क्या होता है कि इसको ऐसे एडजस्ट किया जाता है कि ये जो पहला लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस जो प्रतिबिंब बना रहा है, मान लो वस्तु अनंत पे रखी है ना वस्तु, तो मान लो वस्तु क्या है AB है, प्रतिबिंब क्या बनेगा उसका A', B'। तो ये प्रतिबिंब A', B' जो छोटा प्रतिबिंब बन रहा है नॉर्मल एडजस्टमेंट में, ये प्रतिबिंब इसके फोकस के अंदर आ जाता है। मतलब इसका फोकस मान लो यहाँ पे कहीं है, इसका दूसरे वाले का, इधर वाले का। इसको चलो मैं ब्लू पेन से बना देता हूँ जिससे डिफ्रेंशिएट कर पाओ दोनों में। इसका फोकस मान लो यहाँ पे है तो FE, तो इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो ये हो जाती है FE। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में ये जो प्रतिबिंब बनेगा ना वो यहाँ बने इन दोनों के बीच में, इसके फोकस के और इसके प्रकाशिक केंद्र के, है ना। तो यहाँ बनेगा। एक दूसरा एडजस्टमेंट होता है, पेपर में नहीं पूछा है लेकिन उसमें कहता है कि अनंत अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे बन रहा है श्रांत नेत्र के लिए, उसको कहता है रिलैक्स्ड आई, रिलैक्स्ड आई या श्रांत नेत्र। तो उसमें क्या होता है कि ये जो प्रतिबिंब बनाना ये इसके भी फोकस पे बन जाता है, ठीक है। तो वो अभी हमसे नहीं पूछा है, तो ये वाला केस नहीं है, सिर्फ ये केस है। अब ये प्रतिबिंब बनाएगा, इसका कैसा बनेगा प्रतिबिंब, यहाँ से एक प्रकाश की किरण, एक लाइट वेव यहाँ से, लाइट रे जो है यहाँ से पैरेलल चलेगी, वो इसके फोकस से निकल जाएगी। जितना इधर है इतनी दूर इसका एक फोकस इधर होगा, सेकेंडरी फोकस। और दूसरी लाइट रे कैसे जाएगी, इसके प्रकाशिक केंद्र से निकल जाएगी। तो यहाँ पे देखेंगे तो इनके बीच का जो सेपरेशन है इंक्रीज हो जाएगा, तो उधर प्रतिबिंब नहीं बनेगा, इसको इधर पीछे हटाना पड़ेगा। ऐसे पीछे हटाएंगे तो यहाँ पे जाके इसका प्रतिबिंब बन जाएगा कहीं पे, यहाँ बन गया मान लो A', B'। तो ये तो हो गया इसके लिए किरण आरेख, रे डायग्राम। दूसरा जो पार्ट है इसमें, ये क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं बेटा हम। 4 के जो है कितने पार्ट्स दे रखे हैं इसमें, 4 के 5 पार्ट्स दे रखे हैं और हर एक पार्ट 3 मार्क्स का है, तो 12 मार्क्स के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमने अटैम्प्ट किया है। पहले क्वेश्चन में इसने कहा है कि पहली बात तो आप ये बता दो कि कितनी इसकी जो है इसका रे डायग्राम क्या होता है। तो ये रे डायग्राम जो उन्होंने बनाया है ये 3 में से 2 मार्क्स का तो यही है सिर्फ। और दूसरा पार्ट क्या है, इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र है। तो इसकी जो आवर्धन क्षमता है उसका सूत्र भी हम लिख सकते हैं। तो बुक से तुम देख लेना, ये अभी सोल्व करने का मैटर इसमें नहीं है, सब पूछा भी नहीं है। तो ये 1 मार्क्स की आवर्धन क्षमता है, 2 मार्क्स का डायग्राम है, 3 नंबर से मिल जाएंगे। अब इसका जो 4 का जो ख पार्ट है इसमें इसने कहा है कि एक इक्वेशन है BY = 8 × 10⁻⁻6 साइन 2 × 10⁻11t प्लस 300 πx इतने टेस्ला। ये कह रहा है कि एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग में दोलनीय चुंबकीय क्षेत्र निम्न में दिया गया है ना। इसने एक इक्वेशन दी है, इंग्लिश में इसलिए लिखा है
द ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इन ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाई। तो ये समीकरण जो है एक चुंबकीय क्षेत्र को बता रही है। इसने कुछ क्वेश्चन इसमें पुटअप किए हैं। पहला क्वेश्चन पुटअप किया है कि ज्ञात करो इसकी जो है तरंग दैर्ध्य कितनी होगी, ये जो वेव दिखाई जा रही है इसकी तरंग दैर्ध्य कितनी होगी। दूसरा क्वेश्चन जो पुटअप किया है, पूछ रहा है इसका आयाम कितना होगा, क्या पूछ रहा है, आयाम। तीसरा जो क्वेश्चन पुटअप किया है इसमें कह रहा है कि विद्युत अक्षेत्र का आयाम क्या होगा। इसको E0 से लिखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र के आयाम को B0 से और विद्युत अक्षेत्र के आयाम को E0 से लिखते हैं। अच्छा, इसकी कंपैरिजन कर लो। देखो जो बच्चों ने चैप्टर पढ़ा हुआ है ये, और 11th में भी पढ़ा होगा, प्रगामी तरंग का समीकरण या समतल चुंबकीय तरंग, जो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, प्रगामी तरंग होती है एक तरह की, इसका समीकरण 11th में पढ़ा होगा। ये समीकरण होता है B बराबर B0 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। जहाँ x होगा उसके साथ k आएगा, जहाँ t होगा उसके साथ ओमेगा आएगा। तो इसकी तुलना कर लेंगे, और जब इसकी तुलना करोगे तुम्हें खुद मिल जाएगा आयाम। देखो ये आयाम, ये दूसरे पार्ट का आंसर कितना आ गया, कितना आ गया आयाम, 8 गुणा 10 की घात -6, और कहीं में निकाल लेंगे टेस्ला में। तो पहला आंसर तो हमारा ये आ गया। दूसरा आंसर तुम कंपैरिजन करते चलाओगे, आंसर अपना आप आ जाएंगे। देखो अगर तुम k को इससे कंपेयर करोगे, यहाँ ओमेगा कंपेयर करोगे, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, 2 × 10⁻11। ओमेगा का जो यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड होता है। इसको इससे कंपेयर करोगे तो kx कितना आ गया, 300πx। अच्छा, अब इसने देखो पूछा है तरंग दैर्ध्य। k का फॉर्मूला जो बच्चे पढ़ते हैं ढंग से, जिन्हें पता है, k का फॉर्मूला ये होता है 2π/λ। जैसे ओमेगा का फॉर्मूला होता है ना 2π/t, है ना, ये तो पढ़ाई होगा। ऐसे k का फॉर्मूला होता है, तो ये आ जाएगा। x से कैंसिल हो गया x, और पाई से कैंसिल हो गया पाई, तो लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा इधर आ जाएगा 2/300, या आ जाएगा 1/150। चाहे इसको पॉइंट्स में निकाल लेना, इतने मीटर वेवलेंथ है ना। तो दूसरा आंसर हमारा, एक आंसर ये आ गया, ये पहले का आंसर आ गया। थर्ड वाला है आयाम पूछ रहा है। एक फॉर्मूला होता है, तुमने पढ़ा भी होगा ये विद्युत क्षेत्र, जो विद्युत चुंबकीय तरंग है उसमें मिल जाएगा तुम्हें, कि विद्युत क्षेत्र का आयाम बटे चुंबकीय क्षेत्र का आयाम E0 बटे B0 इक्वल टू होता है c, स्पीड ऑफ लाइट। विद्युत चुंबकीय तरंग की स्पीड होती है ये, दोबारा बताता हूँ, विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत क्षेत्र का आयाम बटे चुंबकीय क्षेत्र का आयाम बराबर उसकी स्पीड, और विद्युत चुंबकीय तरंग की जो स्पीड होती है प्रकाश की स्पीड के बराबर होती है। तो इस वाले फॉर्मूला का यूज करके तुम यहाँ से E0 निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा, c × B0। c होता है प्रकाश की चाल 3 × 10 की घात 8, और भाई B0 ये रहा कितना, 8 × 10 की घात -6, 8 तियाँ 24, और 10 की घात 2 बच जाएंगे यहाँ पे। तो तुम लिख सकते हो 2400 लिख लो, चाहे इसको न्यूटन प्रति कूलम। ये आंसर आ गया हमारा कौन से पार्ट का, इसके ख पार्ट का। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है इसका ग पार्ट। इसको भी यहीं पे सोल्व कर लेते हैं। इसमें कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के परमाणु में घूम रहा है, और जो त्रिज्या है कक्षा की वो है 0.5 एंगस्ट्रॉम। इसको मीटर में चेंज कर लो पहले तो, ये आ जाएगा 5 × 10 की घात -11 मीटर। फिर इसने कहा है कि इसकी जो घूमने की जो आवृत्ति है वो 10 की घात 17 साइकिल प्रति सेकंड है। 10 की घात 17 साइकिल प्रति सेकंड। देखो इसने ये नहीं कहा ये आवृत्ति है, तुम इसको पढ़ोगे तो समझ में आएगा। हाइड्रोजन के परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन 0.5 एंगस्ट्रॉम की त्रिज्या की कक्षा में 10 की घात 17 साइकिल प्रति सेकंड से घूमता है। साइकिल प्रति सेकंड जो आवृत्ति का फॉर्मूला होता है, तो आवृत्ति को हम f से लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी। पूछ रहा है इसके कारण चुंबकीय आघूर्ण बताओ। अब चुंबकीय आघूर्ण जो होता है ना, जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा, मान लो ऐसे घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन घूमेगा उससे उल्टी दिशा में धारा बनने लगेगी। और जब धारा घूम रहा है, जब ये धारा बनने लगेगी तो ये किसी धारा लूप की तरह व्यवहार करेगा। तो घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन धारा लूप की तरह व्यवहार करता है, और धारा लूप के कारण जो फील्ड होता है, तो धारा लूप के कारण जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है उसका फॉर्मूला होता है करंट इनटू लूप का एरिया। अब करंट इनटू लूप का एरिया हो जाएगा πr², क्योंकि ये वृत्ताकार त्रिज्या है। करंट का सूत्र जो होता है, अगर f आवृत्ति
से कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इसकी करंट का फॉर्मूला होता है F इंटू ई। एफ मतलब आवर्ती गुणा ई मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश और इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये सब वैल्यू तुम्हें पता है। एफ की वैल्यू देखो क्वेश्चन में दी है, आर की वैल्यू क्वेश्चन में दी है और ई इलेक्ट्रॉन का आवेश है। इनको रखोगे तो तुम्हारा आंसर इसमें आ जाएगा। ट्राई करोगे तो हो जाएगा। क्वेश्चन बस थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी है, इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर, किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर केंद्र से आर दूरी पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। ये देखो आर्टिकल है बेटा, पूरा आर्टिकल तो बोर्ड पे कराया नहीं जा सकता क्योंकि समय लग जाएगा, वीडियो बहुत लंबी खींच जाएगी। तुम ये मेरी वीडियोस में जाके देख सकते हो, मेरे चैनल पे पड़ा है ये, तो जाके देखोगे तो मिल जाएगा। ये फर्स्ट चैप्टर का है। तो ये द्विध्रुव दे रखा है ऐसे, माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश। ये द्विध्रुव की भुजा है 12। तो इसमें यहाँ अक्षीय स्थिति में, यहाँ से सेंटर से अक्षीय स्थिति मतलब इसी लाइन पे, और कितनी दूरी पर, आर दूरी पे। यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र पूछ रहा है। बुक में जाके देखना या इसी चैनल पे जाके तुम ये आर्टिकल समझ सकते हो। ये फॉर्मूला में लिखा मिलेगा और वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखा मिलेगा, ई वेक्टर इक्वल टू 1/4π2ε0 2p वेक्टर अपॉन आर क्यूब इंटू 2p इंटू पी कैप, ऐसे लिखा हुआ है 2p इंटू पी कैप, 2p इंटू पी कैप। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4πε0 2p वेक्टर अपॉन आर क्यूब। तो ये जाके देखोगे तो मिल जाएगा श्योर। इसके बाद इसका जो है 5th पार्ट है। ये कौन सा था? इसका 4th पार्ट था, मतलब घे इसका 4th पार्ट था। इसका 5th पार्ट है अंगे। इसमें कह रहा है व्हीट स्टोन ब्रिज का परिपथ आरेख बनाइए और इसके संतुलन की शर्त बताइए। व्हीट स्टोन सेतु क्या होता है? एक समांतर चतुर्भुज में चारों भुजाओं में 4 प्रतिरोध अगर हम जोड़ दें, ये मान लो R1 है, ये मान लो R2 है, ये मान लो R3 है और ये मान लो R4 है, और ये किस में जुड़ा है? एक समांतर चतुर्भुज है ABCD, इसकी चारों भुजाओं में जुड़ा है। इसके एक विकर्ण पे, मतलब A और C के बीच, और दूसरा विकर्ण कौन सा है? B और D। तो B और D के बीच जोड़ा जाता है गैल्वेनोमीटर और एक जोड़ी जाती है कुंजी। ठीक है, ये मान लो कुंजी क्या है? K1 है। और भाई A और C के बीच जोड़ी जाती है एक बैटरी या सेल, और एक जोड़ी जाती है यहाँ पे भी कुंजी। ये कुंजी मान लो कौन सी है? K2 है। तो अगर हम ऐसा अरेंजमेंट बना दें कि 4 प्रतिरोधों को चारों भुजाओं में जोड़ दें, एक विकर्ण में एक गैल्वेनोमीटर और एक कुंजी जोड़ दें, दूसरे विकर्ण में एक कुंजी और एक बैटरी जोड़ दें, तो ये अरेंजमेंट जो होता है ये व्हीट स्टोन सेतु कहलाता है। और भाई ये पूछ रहा है इसके संतुलन की शर्त ज्ञात कीजिए। तो इसका प्रूफ तुम बुक में देख सकते हो। जो शर्त होती है वो ये होती है कि कोई भी दो पास वाले प्रतिरोधों का अनुपात, मतलब जैसे इसके पास कौन है? R2 है, तो R1/R2। फिर इसके सामने, मतलब जैसे इसके पास सामने ये था, इसके पास ये था, तो इसके पास कौन है? ये है, बराबर R3/R4 होगा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो R1/R3 बराबर R2/R4। देखो यहाँ से भी लिख सकते हो, इसको नीचे ले आओ। तो ये इसके संतुलन की शर्त है। संतुलन का मतलब होता है जब इस वाली धारा, इस वाली भुजा में, मतलब इस वाले विकर्ण में कोई धारा न बहे, गैल्वेनोमीटर की धारा कितनी हो? 0 हो। गैल्वेनोमीटर की धारा IG बराबर कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो ये व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत है। ये व्हीट स्टोन सेतु के संतुलन की कंडीशन है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। इससे जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5। 4 पूरे हो गए हमारे। ठीक है बेटा।